हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन सीखेंगे क्रेमर्स रूल के बारे में। क्रेमर्स रूल को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। आज अपन फर्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मान लो तीन लीनियर इक्वेशंस है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। एक्स वाई जेड इनके वेरिएबल्स हैं, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 ये कोएफिशिएंट्स हैं। d1 d2 और d3 ये कांस्टेंट्स हैं। जिन तीन लीनियर इक्वेशंस में तीनों कांस्टेंट्स यानी कि d1 d2 d3, दोबारा सुनना, तीनों कांस्टेंट्स जीरो होते हैं, वो क्या होती है? वो होती है होमोजीनियस इक्वेशंस। अपन बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस, मतलब ये वो इक्वेशंस हैं जिनमें तीनों कांस्टेंट्स एक साथ जीरो नहीं हो सकते। तीन के अलावा एक जीरो हो सकता है, दो भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन तीनों कांस्टेंट्स एक साथ जीरो नहीं हो सकते। इनकी बात करेंगे। अब देखो इसमें मैंने यहां चार डिटर्मिनेंट्स बना रखे हैं। कुछ बुक्स में d1 d2 d3 की जगह ट्राइंगल सिंबल का यूज होता है, विच इज नोन एज डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 एक ही बात है, आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो। अब बनाते हैं डिटर्मिनेंट्स। डी डिटर्मिनेंट क्या होता है? जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं एक्स, वाई और जेड के, उनको कॉलम वाइज अरेंज कर दो। दैट इज a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अब d1 क्या होता है? ये जो कांस्टेंट्स है ना आपके d1 d2 d3, इनको कॉलम वाइज अरेंज कर दो। कौन से कॉलम में? देखो यहां पे d के साथ 1 लग रहा है ना, ये 1 एक तरीके से आपका कॉलम नंबर है, ऐसा समझो। फर्स्ट कॉलम, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, तो यहां पे कांस्टेंट्स को लगा दो। तो फर्स्ट कॉलम के बाद क्या बचा? सेकंड और थर्ड कॉलम। ये आप यहां से एज इट इज कॉपी कर लो। क्लियर यहां तक? ऐसे ही D2 का मतलब सेकंड कॉलम में इन कांस्टेंट्स को अप्लाई कर दो। बाकी जो फर्स्ट कॉलम है उसको कॉपी कर लो और थर्ड कॉलम को भी कॉपी कर लो। D3 का मतलब जो ये कांस्टेंट्स हैं D1 D2 D3, उनको थर्ड कॉलम में लगा दो। ठीक है? और बाकी के जो दो कॉलम्स हैं उन्हें एज इट इज ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से कॉपी कर लो। ठीक है? ये आपके चार क्या बन गए? डिटर्मिनेंट्स बन गए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके केस नंबर 1 के साथ। फर्स्ट केस, आपने इस डी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करा, नॉर्मल तरीके से करा या सैरस मेथड से करा, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अगर आपने इस डी को इवैल्यूएट करा और ये जीरो नहीं आया, इसका इवैल्यूएट करने पे आंसर जीरो नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है? कि अगर आंसर जीरो नहीं आया, इसका मतलब होता है कि आप यहां लिखोगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यानी कि जो हमारी इक्वेशंस है वो किस टाइप की है? इक्वेशंस है हमारी क्या? कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट है तो सॉल्यूशंस के बारे में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशंस के बारे में लिखा जाएगा कि भाई हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो है यूनिक। सॉल्यूशंस क्या है? यूनिक। यूनिक वर्ड का मतलब होता है एक्स, वाई और जेड की एक एक वैल्यू निकलेगी। 1 वैल्यू फॉर एक्स, 1 फॉर वाई एंड 1 फॉर जेड। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है कि जो आंसर है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक्स, वाई, जेड को निकालना पॉसिबल है, इनकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है। ठीक है? सॉल्यूशंस आर यूनिक। अब सॉल्यूशंस निकाले कैसे जाते हैं? सॉल्यूशंस निकालने के लिए बहुत इजी फॉर्मूला है। एक्स का फॉर्मूला होता है d1 अपॉन डी। d1 अपॉन डी, इसकी वैल्यू को ऊपर रखो और इसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो। सिमिलरली y का फॉर्मूला क्या होगा? d2 अपॉन डी।
और ऐसे ही z का फॉर्मूला क्या होगा, d3/d। इस फॉर्मूले से आप x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स को इवैल्यूएट करना है और सबसे पहले ये 0 नहीं है तो ये सारी चीजें सोचनी है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। अगर d की वैल्यू 0 हो गई, अगर d आपका 0 हो गया, बट एनी वन आउट ऑफ d1, d2, d3, एनी वन इज नॉट इक्वल टू 0। d तो आपका 0 हो गया, लेकिन जो ये आगे के 3 हैं इनमें कोई सा भी एक ऐसा है जो 0 नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आप यहां लिखोगे देन। ऐसे केस में हमारी जो इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है। इक्वेशंस के बारे में क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। एंड सॉल्यूशंस के बारे में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में लिखेंगे डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आंसर निकालना पॉसिबल है ही नहीं। देखो कॉमन सा रीजन मैं आपको बताऊं क्यों नहीं है। d1, d2, d3 अपन कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक, एटलीस्ट कोई एक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट कोई एक 0 के बराबर नहीं है। मतलब किसी भी एक की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी आ गई है ना। अब आपका d क्या है, 0। मान लो आपका जो d1 है वो इवैल्यूएट करके आया 2। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट केस का, तो आप क्या लिखोगे, 2/0। क्या होता है ये, नॉट डिफाइंड, है ना। या मान लो आपका d2 आ गया 3, तो आप क्या लिखोगे, 3/0, क्योंकि आपका d तो 0 है, तो फिर से क्या हो गई वैल्यू, नॉट डिफाइंड। तो x, y, z इनमें से कोई एक जरूर नॉट डिफाइन होगा, मिनिमम एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए अपन यहां लिखते हैं सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिस्ट। और जब भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट। ये अपने 2 केस हैं। अब आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर अपन इसका लास्ट थर्ड केस डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इसके थर्ड केस पे। थर्ड केस होता है जिसमें आपका d1, d2 और d3 ये सब क्या आ जाए, 0। ये सारे ही 0 हो गए। अब क्या करें, अब ऐसे केस में अपने को यहां लिखना चाहिए लेट, कितने वेरिएबल हैं आपके पास, 3, x, y, z, है ना। मान लो z कोई सा भी ले सकते हैं, वैसे z ले रहे हैं अपन। लेट z इज इक्वल्स टू k। k कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। k क्या है, कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री का मतलब जिसकी कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। k इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आप क्या करोगे, आप 3 इक्वेशंस में से कोई सी भी 2 लोगे, है ना। मान लो मैंने फर्स्ट और सेकंड ये 2 इक्वेशंस ली और z की वैल्यू k मैंने अप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1k, या मैं c1 इंटू k, है ना, इज इक्वल्स टू d1। अब ये c1 इंटू k को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगी a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू d1 माइनस c1 इंटू k। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में z की जगह k पुट करते हैं, a2x b2y प्लस c2k इज इक्वल टू d2। सेम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू d2 माइनस c2 इंटू k। सेकेंड केस। तो आपने क्या किया, आपने 2 इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स x और y रखे और बाकी के जो कांस्टेंट्स हैं उनको आपने उधर भेज दिया। अब इस इक्वेशन में कहीं पे भी इन दोनों में z नहीं है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, दैट इज x और y। d1, d2, c1, c2 और ये k, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं x और y। अब 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के तो बहुत तरीके होते हैं।
क्रेमर्स रूल भी है, मैट्रिक्स मेथड भी है, बल्कि 10th क्लास में जो आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पे फाइंड करोगे x और y इन टर्म्स ऑफ k की टर्म्स में x और y की वैल्यूज निकालोगे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके। जब आप ये वैल्यूज निकाल लोगे उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहां आप लिखोगे अप्लाई x y z इन इक्वेशन नंबर 3। मैंने इन दो इक्वेशंस को यहां पे लिया है, थर्ड इक्वेशन का मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब जो बच गई थर्ड इक्वेशन उसमें मैं x y z तीनों को अप्लाई कर दूंगा। अगर LHS और RHS इक्वल आ गए, अगर LHS और RHS इक्वल आ गए तो मैं यहां लिख दूंगा द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्या आंसर लिखेंगे, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशंस के बारे में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में लिखेंगे इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आपने x और y की वैल्यू जो k की टर्म्स में निकाली है उसको आपने थर्ड में पुट करा, z की जगह k को भी थर्ड में पुट करा और आपका LHS RHS बराबर आ गया। दैट इज ये पूरा LHS इस RHS के अगर इक्वल आ गया तो आप बोलेंगे कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और हमारे पास कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। लेकिन अगर LHS और RHS बराबर नहीं आए, LHS और RHS बराबर नहीं आए तो इक्वेशंस के बारे में क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस के बारे में क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशंस के बारे में क्या बोला जाएगा, डू नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे ये जो थर्ड केस है उसमें चारों डिटर्मिनेंट 0 होने चाहिए, तब आप किसी एक वेरिएबल को k मानेंगे और इक्वेशंस में अप्लाई कर देंगे। तीन में से कोई भी दो इक्वेशंस को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। दो वेरिएबल्स में इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एनी मेथड। x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू k की टर्म्स में निकालेंगे और फिर x y z तीनों की वैल्यूज जो k की टर्म्स में है उसे बची हुई थर्ड इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे। अगर LHS और RHS इक्वल आ गए, अगर LHS और RHS इक्वल आ गए तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशंस के बारे में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। ठीक है, अगर LHS और RHS इक्वल आ गए तो आप यहां लिखेंगे कि जो इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशंस कितने हैं, सॉल्यूशंस हैं अपने इनफाइनाइट। और अगर LHS और RHS बराबर नहीं आए, LHS और RHS बराबर नहीं आए तो आप इक्वेशंस के बारे में क्या लिखेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशंस के बारे में क्या लिखेंगे, इसमें भी ऑपोजिट वर्ड लिख देंगे, डू नॉट एग्जिस्ट। आगे बात समझ में। तो जब आपकी गिवन इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस होती है, यानी कि जब आपके तीनों कॉन्स्टेंट्स 0 नहीं होते, है ना, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीनों 0 नहीं होते, तीनों 0 नहीं होते, उस केस में तीन अलग अलग तरीके से क्रेमर्स रूल की स्टडी करी जाती है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो को कॉपी करेंगे, जो भी मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।